नमस्कार। भारतीय वीरांगनाओं की कहानी रानी की ज़ुबानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कानून बहुत समय तक पुरुषों के एकाधिकार के क्षेत्र में रहा है और पुरुषों के एकाधिकार की पहली चुनौती देने वाली श्रीमती एना चांडे, जो इस भारतवर्ष की, इस राष्ट्रमंडल की पहली महिला जज थी। आज हम उनके बारे में जानकारी लेंगे और उनके बारे में कुछ और जानेंगे। ऐसी महिला जिसने बहुत मुश्किलों का सामना आप सोच सकते हैं कि आज उस वक्त भारत आज़ाद नहीं था जब वो एक महिला जज बनी, और उन्होंने कितनी मुश्किलों के साथ पहले तो अपने आप को शिक्षित किया, उसके बाद पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे चली, जिसमें पुरुषों की हमेशा यही कोशिश होती थी कि इनको किसी तरह से पीछे धकेला जाए। लेकिन वो दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास महिला आगे बढ़ती रही और हम सब के लिए एक उदाहरण छोड़ के गई। ऐसी महिला जिनको हम भारत की, या हम इस दुनिया में दूसरी महिला जज के रूप में जानते हैं, श्रीमती एना चांडी। एना चांडी का जन्म 4 मई 1905 में त्रिवेंद्रम में हुआ। वो स्वभाव से ही बहुत सीमित थी और उनके अंदर संस्कृति, प्रकृति, ये सब कूट कूट के भरी हुई थी, क्योंकि इसका श्रेय वो अपनी केरल की मिट्टी को देती हैं। वो बहुत ही सीधी साधी परंतु बहुत प्रगतिशील और देश समाज के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ करने की कोशिश में रहती थी। उन्होंने ऐसे कई कानून बनाए जिससे वो महिलाओं का उद्धार हो सके, और इस तरह के कई चीज़ें उन्होंने कानून में रखी जिससे महिलाएं उठ सकें और अपने आप के लिए एक उदाहरण बन सकें। ऐसी महिला जो उस वक्त पर अपने आप को खड़ा करके, अपने विश्वास से, अपने दृढ़ निश्चय से अपने आप को शिक्षित कर यहाँ पर तक, उस मुकाम तक पहुँची, उसने दूसरी महिलाओं के लिए भी एक रास्ता खोला। वो सब के लिए एक उदाहरण बनी और उन्होंने जो ऊंचाइयाँ छुई, और वो कोशिश उनकी यही होती थी कि हमारे देश की, हमारे समाज की महिलाएं भी इस तरह ऊंचा उठे और अपने आप को एक उदाहरण सबके सामने रखें। उस वक्त जो महिलाओं की स्थिति थी, आप सभी जानते हैं कि कोई बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु एक बात अच्छी थी कि वो केरल में जो क्षमा करें, महिलाओं का जो प्रमुख होती थी परिवार की, वो महिला होती थी, और संपत्ति का प्रबंध भी महिला ही करती थी, जिससे उनको ये चीज़ें करने में काफ़ी मदद मिली थी। अन्य राज्यों में ये चीज़ें नहीं होती थी, उनमें महिलाओं को इसका कोई भी ना आर्थिक अधिकार था और ना ही प्रमुख, तो बहुत दूर की बात है, ना ही कोई समाज में या कहीं पर भी उच्च स्थान नहीं था। हर वक्त पे उस वक्त की महिला, उनको हर चीज़ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। समाज के आगे बहुत सारी चुनौतियां थी उनको जो झेलनी पड़ती थी, और उन चुनौतियों को पार करते कहीं तो हार जाती थी, लेकिन कई उनको पार कर आगे जीत कर दुनिया के हमारे लिए वो उदाहरण बनती थी। और ऐसी महिला जो एना चांडी, जो एक होनहार वकील थी और जज के रूप में हमारे सामने आई, ये भारत का सबसे अच्छा योगदान था दुनिया को कि वो पहली हाई कोर्ट जज बनी, और ब्रिटेन की जो एलिजाबेथ लेन थी वो उनके बाद बनी, इसीलिए ये उस वक्त के राष्ट्रमंडल की पहली महिला जज थी। 1926 में इन्होंने त्रिवेंद्रम के लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की। उस वक्त पर भी ये लॉ डिग्री करने की अपने राज्य की पहली महिला थी जिसने लॉ की डिग्री उस वक्त पे करी थी।
और 1929 में वो बैरिस्टर बनी। 31-32 में वो लेजिस्लेटिव असेंबली के त्रावणकोर के उन्होंने चुनाव लड़े और 32-34 के कार्यकाल में वो चुनी गई। एना चैंडी 1937 में भारतीय जिला न्यायालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी और 1959 में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी और ये उस वक्त दुनिया की दूसरी महिला थी जो जज बनी थी। उनका जो जीवन था बहुत संघर्षपूर्ण रहा क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया था। उस वक्त पे जब महिलाएं घर के भीतर रहती थी, सीमित रहती थी और उनको वहाँ पर कोई शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार तो दूर की बात, कैरियर का अधिकार भी सब दूर की बात थी। वो उनको शिक्षा का अधिकार ही नहीं मिलता था तो बाकी चीज़ें तो बहुत मुश्किल थी। महिलाओं का जो भाग्य था उसको बदलने के लिए उन्होंने राजनीति में भी प्रवेश किया। चैंडी ने पुरुषों के समक्ष कई उन मुद्दे रखे अपने महिलाओं के, ताकि वो उनको बताया जा सके कि ये जो मुद्दे हैं जिसको पुरुष समाज हमेशा इग्नोर करता आया है, वो चाहती थी कि ये चीज़ें सबके सामने आए और उनके ऊपर भी कोई कानून बने। उनकी कोशिश हमेशा यही होती थी कि मैं किस ढंग से महिलाओं का उद्धार कर सकूं। केरल की महिलाएं थोड़ी शिक्षित होती थी लेकिन बाकी देश की महिलाएं को इतना अधिकार नहीं था। उस वक्त पे जितनी भी महिलाएं सामने आईं उन्होंने बहुत संघर्ष किए और बहुत चुनौतियों का सामना करते कुछ तो सफल हो गई, कुछ इसी तरह से लुप्त होती चली गई। लेकिन अन्ना चैंडी ने पूरी अपनी कोशिश करी कि मैं इन किसी न किसी तरह से अपनी महिलाओं को और ऊंचा उठा सकूं और उनको भी एक आशा दिला सकूं कि वो भी आसमान छू सकती है। केरल के जो दीवान थे सर सीपी रामास्वामी अय्यर, उन्होंने 1935 में एना चैंडी को मुंसिफर नियुक्त किया और वो उस वक्त पर भारतीय जिला की जब जज बनी थी। उन्होंने कहा है कि इनका बहुत बड़ा हाथ था कि इन्होंने मेरे को उस वक्त पर जज नियुक्त किया था, क्योंकि ये 1937 अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था। उनका विवाह हुआ एक पुलिस ऑफिसर के साथ और जिनका नाम था PS चैंडी। उनका एक पुत्र था। उन्होंने अपना मातृधर्म भी पूर्ण निभाया, पति धर्म भी पूर्ण निभाया, लेकिन उनके जो पति का साथ था वो हमेशा उनके साथ था और हमेशा उनके पति उनको प्रोत्साहित करते थे कि उनको अपने जो भी उन्होंने सपने देखे हैं उनको पूर्ण करें। लेकिन 39 साल के उनका जो शादीशुदा जीवन था वो पूर्ण हो गया जब उनके पति का 6 जुलाई 1967 में उनके पति की मृत्यु हो गई। उनकी पति की एक बहुत बड़ी इच्छा थी और वो इस बात को कहती हैं एना चैंडी कि मेरे को अपने पति का मेरे ऊपर एक कर्ज है, क्योंकि उनके पति कहते थे कि तुम अपने बारे में अपने बायोग्राफी लिखो और अपनी आत्मकथा लिखो ताकि ये दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन सके। परंतु वो इतनी मसरूफ़ रहती थी अपने काम में, इतनी बिज़ी होती थी कि उनके पास वक्त नहीं था कि वो अपने बारे में कुछ लिख सके। जब उनके पति उनको बार बार कहते थे कि नहीं तुमको लिखना चाहिए, अपनी कहानी लिखनी चाहिए, तो उन्होंने बोलती हैं कि मैंने कह दिया कि आप लिखिए, मेरी कहानी आप लिखिए, क्योंकि उनके जो पति थे वो बहुत अच्छे राइटर थे। वो किताबें लिखते थे, कविताएं लिखते थे, तो हमेशा उनको यही होता था कि आप मेरी ये कविता लिखिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो बायोग्राफी है ये सिर्फ आप ही लिखिए। तो लेकिन जब तक वो अपने कार्यालय में थी तब तक वो इस काम को नहीं कर सकी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि मैं ये काम पूर्ण करूं।
तब उनके पति की मृत्यु हो गई और ये उन्होंने उसको अपने पति को समर्पित करने के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम भी आत्मकथा ही है। और जो उन्होंने कहा कि मुझे को भाषा या शैली या साहित्य का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश करी है और स्वाभाविक है कि उसमें बहुत सारी कमियां भी होंगी। 1973 में उनकी ये किताब प्रकाशित हुई और उनमें उन्होंने कहा कि मेरे समझ में जो आया मैंने लिख दिया। मैंने कोई क्रम से नहीं कुछ भी लिखा, क्योंकि ये मेरा वकील बनने से हाई कोर्ट का जज बनने का जो सफ़र है मैं सिर्फ वो ही लिख पाई। उसके बाद उन्होंने काफ़ी छोटे छोटे लेख लिखे जो मनोरमा पत्रिका में उनके लेख छपे और जिसमें उन्होंने अपनी माँ के बारे में बहुत सी बातें लिखी और अपने बचपन के बारे में बहुत सी बातें लिखी। और उन्होंने कहा कि अगर मेरी माँ अनुशासित नहीं होती, उनके अनुशासन में अगर हम पले बड़े ना होते तो शायद मैं इस मुकाम पर पहुंच ना पाती। और ये जो सारा का सारा श्रेय वो कहती मेरे को मेरी माँ को ही उन्होंने दिया, क्योंकि उनकी जो सोच थी, उन्होंने जो अपने बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय करना सिखाया, वो उनकी माँ की उनके कठोर अनुशासन से ही उनके अंदर आया। और उन्होंने कहा कि जो हमारे वैल्यू सिस्टम्स था हमारे अंदर, वो भी हमारी माँ ने ही हमको सिखाया। क्योंकि जब वो पहली बार जज बनी थी और उनकी माँ वहाँ पर प्रस्तुत थी, तो जब उनका नाम भी बोला जा रहा था तो उन्होंने कहा मेरे को विश्वास है कि ये मेरी पुत्री ही होगी और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि माँ को भी अपने बच्चों के ऊपर उतना ही विश्वास था जितना बच्चों को अपनी माँ के ऊपर। उन्होंने कई पत्रिकाओं में ये भी लिखा कि मेरी माँ बहुत कठोर उनका व्यवहार था, लेकिन ये हमको अब पता चला कि अगर वो कठोर व्यवहार ना होती तो जो मुश्किलों से आज मैं लड़ी हूँ वो मैं शायद ना लड़ पाती। तो कई चीज़ें इस तरह से होती हैं कि जब हम बचपन में तो नहीं सोचते, लेकिन माता पिता को पता होता है कि अच्छे अनुशासन में जो बच्चे पलते हैं उनका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। और उन्होंने कहा भी कई बारी हमको बुरा लगता था और मेरे को लगता था कि शायद ये मेरी सौतेली माँ है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, अगर ये इस तरह का अनुशासन ना करती तो शायद हम कहीं पर भी पहुंच ना पाते। और एक अच्छे सांचे में ढालना अपने बच्चों को ये आसान काम नहीं होता। अन्ना ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बहुत कुछ किया, कानून बनाए, और उन्होंने परिवार नियोजन जैसे कई मुद्दे सबके सामने रखे और सबके सामने उनको करने की कोशिश भी करी है कि किस तरह से जो महिलाएं हैं उनको अपने शरीर पर अपना उनका अधिकार होना चाहिए और बिना उनकी इजाज़त के कोई भी उनसे कुछ भी नहीं कर सकता। और ये बात छोटी नहीं थी, एक अकेली महिला इतने बड़े हॉल में अकेली इन मुद्दों को लेके खड़ी हुई, जो बहुत मुश्किल काम था उस वक्त का। महिलाओं को हौसला देने का कार्य भी उन्होंने बहुत किया और उनको ये भी सिखाया कि अपने हक के लिए किस तरह से लड़ना चाहिए। पूरा जीवन उन्होंने समाज की महिलाओं का स्तर ऊंचा करने के लिए, उनको ऊंचा उठाने के लिए ही कार्य किए। 22 जुलाई 1996 को 91 साल की उम्र में उनका केरल में देहांत हो गया। महिलाओं के लिए वो कई दरवाजे खोलती खोलते अपना दरवाज़ा बंद कर गई। ऐसी वीरांगनाओं को हम शत शत नमन करते हैं। अगले एपिसोड में एक और वीरांगना के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।